नई बहू या नौकरानी कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। शर्मा जी की पत्नी निर्मला अपने छोटे बेटे की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। कितनी सारी लड़कियों का फोटो देखा, लेकिन एक भी लड़की उन्हें अपने बेटे के लिए बहू के रूप में पसंद नहीं आ रही थी। निर्मला जी ने अपने छोटे भाई से भी अपने भांजे की शादी के लिए लड़की देखने के लिए बोला हुआ था। तभी निर्मला जी के भाई मोहन का फ़ोन आया। निर्मला दीदी, मैं आज शाम को रिश्ते की बात के लिए किसी को लेकर आ रहा हूँ। निर्मला ने अपने भाई से कहा, मोहन, अचानक से तुम पहले कम से कम बता तो देते, घर साफ सुथरा कर देती। अब तो बड़ी बहू भी नहीं है, उसे भी स्कूल से आते 4 बज जाते हैं। मोहनलाल ने कहा, कोई बात नहीं, हम शाम को इसलिए आ रहे हैं, शाम को घर पर सब मिल जाएंगे। मोहन के फ़ोन रखते ही निर्मला ने अपनी बड़ी बहू को फ़ोन मिलाया और कहा, बहू हो सके तो आज जल्दी आ जाना। रमेश के रिश्ते की बात करने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। बड़ी बहू रमा ने कहा, ठीक है माँ जी, कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं। शाम होते ही मोहन ने लड़की के पिताजी को लेकर आ गया। बातचीत हुआ, सबने लड़की की फ़ोटो देखा और पहली नज़र में ही सबको लड़की पसंद आ गई। अगले सप्ताह संडे को लड़की देखने के लिए लड़की के घर पर जाने के लिए 3 बजे टाइम फिक्स हो गया था। शाम के 8 बजे दुकान बंद करके निर्मला के पति महेश चंद और बेटा राहुल जैसे ही घर आए, निर्मला जी ने सबसे पहले अपने पति को फ़ोटो दिखाया। वैसे तो फ़ोटो व्हाट्सएप पर महेश चंद जी को और अपने बेटे राहुल को भेज दिया था। अपनी शादी की बात सुनकर राहुल बहुत गुस्से में था। राहुल घर आते ही बोला, मम्मी, आपने अपने मन से मेरी शादी कैसे तय कर दी? क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछने की जहमत नहीं उठाई और सीधे लड़की देखी और शादी फिक्स कर दी? और तो और लड़की देखने के लिए हाँ कर दी। एक बार भी पूछ लिया होता कि मुझे लड़की पसंद है या नहीं। तभी राहुल के पिताजी महेश चंद बोले, बेटा, इसमें तुमसे क्या पूछना? क्या हम तुम्हारे लिए गलत लड़की ढूंढेंगे? अगर गलत लड़की से ही शादी करना होता तो अब तक कब का कर चुके होते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पता नहीं है कितनी सारी लड़कियों के फ़ोटो देखने के बाद इस लड़की को पसंद किया है। राहुल ने साफ साफ कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है और अपने कमरे में चला गया। तब राहुल की बड़ी भाभी सीता कमरे में गई और बोली, राहुल, क्या बात है? इतनी अच्छी तो लड़की है, तुम क्यों मना कर रहे हो शादी करने से? राहुल ने अपनी भाभी से कहा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सीता ने कहा, देवर जी, अगर ऐसी बात थी तो पहले बता देना चाहिए था ना। माँ जी कब से परेशान थी, आपकी शादी करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं लड़की देखा। राहुल ने कहा, अगर कोई मुझसे पूछे तब तो बताऊंगा ना, क्या मैं अपने आप से कहूँ कि मैं शादी करने जा रहा हूँ? सीता ने जाकर अपनी सास से कहा कि राहुल किसी लड़की से प्यार करता है और वह उसी से शादी करना चाहता है। निर्मला जी यह सुनकर बहुत गुस्सा हुई। जब उसने लड़की पहले से ही पसंद कर लिया था तो मुझे बता देता, लेकिन मैं जब तक लड़की नहीं देखूंगी मैं शादी नहीं होने दूंगी। अगर उसे अपने पसंद से करना है तो कहीं जाकर कर ले। राहुल ने वीडियो कॉलिंग कर अपनी गर्लफ्रेंड आशा से अपने घरवालों की बात कराई। राहुल के घरवाले को आशा पसंद आ गई। फ़ोन काटने के बाद राहुल की मां ने कहा, देखो भाई, ठीक है, तुमने लड़की तो पसंद कर ली है, हम शादी भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना दहेज के नहीं करेंगे। इसमें तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। राहुल चुपचाप था। वह सोच रहा था कैसे भी करके शादी हो जाए। अगले दिन आशा के पिताजी राहुल के घर पर शादी की बात करने के लिए आए। जब दहेज की बात आई तो आशा के पिताजी ने दहेज देने से इनकार कर दिया, लेकिन राहुल के जिद के कारण राहुल के घर वालों को आशा से शादी करनी पड़ी। अगले 6 महीने में ही राहुल और आशा की शादी हो गई। आशा अब अपने ससुराल में आ गई थी। घर में जब तक मेहमान थे तब तक तो आशा से कोई कुछ भी नहीं कहता था। जैसे ही सारे मेहमान चले गए उसके अगले दिन ही आशा के सास निर्मला जी आशा के कमरे में गई और जाकर बोली, बहू, सूरज कब का निकल चुका है, अब तक सोई रहोगी क्या? सुबह सुबह सबको चाय पीने की आदत है, आज तो देर से उठ गई, कल सुबह 6 बजे के पहले ही चाय बनाकर सबको दे देना। और हाँ, बड़ी बहू भी 8 बजे तक अपने स्कूल पढ़ाने चली जाती है, उसका भी नाश्ता 8 बजे तक बन जाना चाहिए। अभी तो आशा के ठीक से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे थे।
आशा जो सुबह 6 बजे सोकर उठी थी, रात के 12 बज जाते थे फिर भी उसके काम खत्म नहीं होते थे। इसी टेंशन में होती थी कि कल सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो नींद भी नहीं खुलेगा। आशा तो यह भूल ही गई थी कि उसकी नई नई शादी हुई है। कितने सपने सजोए थी शादी होने के बाद हनीमून के लिए शिमला जाएगी, लेकिन यहाँ तो जब से शादी हुई है इस घर से भी एक दिन बाहर नहीं निकली। शिमला तो जाने की दूर की बात है। कभी कभी तो वह सोच रही थी इस घर में बहू के रूप में आई है या एक नौकरानी के रूप में। क्या लड़की की शादी इसलिए होती है कि वह अपने मायके से जाकर ससुराल की नौकरानी बन जाए? क्या क्या सपने सजोए थे आशा ने। आशा भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन उसे अब लग नहीं रहा था यहाँ रहकर पढ़ाई भी कर पाएगी, क्योंकि घर वालों के रंग ढंग देखकर तो यही लगता था। एक दिन तो रात में उसने अपने पति राहुल से कह दिया, राहुल ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग किसी दूसरी जगह रेंट पर जाकर घर लेकर रहें। यहाँ तो मैं सुबह से शाम तक सिर्फ काम ही काम करती हूँ। राहुल ने कहा, तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम यह चाहती हो अपने माँ बाप से और भाई से अलग होकर कहीं और रहूं? इस दुनिया की सारी औरतें तो यही सब करती हैं। ससुराल में एक लड़की क्या करती है? घर की देखभाल करती है। और फिर भाभी भी तो सुबह से शाम तक नौकरी करने जाती हैं और शाम के आने के बाद भी घर के काम में भी हाथ बटाती हैं। आशा समझ गई थी कि अपने पति से भी कुछ कहना बेकार है। वह अपनी ज़िंदगी को अपनी नीयत समझकर जीने लगी थी। आज सावन का पहला सोमवार था। आशा ने व्रत रखा हुआ था। सुबह सुबह तो सबको नाश्ता कराकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर लंच बनाऊंगी। अभी आशा बिस्तर पर लेटी ही थी, तभी आशा की सास की आवाज़ आई, बहू 2 कप चाय लेकर आना, मेरी सहेली उर्मिला आई है, और हाँ, वह बेकरी वाली बिस्कुट भी लेकर आना। आशा ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। पूरे शरीर में थकान हो गया था और सिर में भी दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो गया था। लेकिन इस घर में आशा की दुख दर्द कोई समझने वाला नहीं था। आशा जैसे ही चाय लेकर अपने सासू माँ के कमरे में पहुंची, आशा की सास किसी मंदिर के घंटे की तरह जोर जोर से बजने लगी। तुम्हारे मायके वाले ने कौन सा मेरा घर भर दिया है जो रानी की तरह अपने रूम में जाकर आराम फरमा रही होती है? बड़ी बहू को देख, एक तो इतना ज़्यादा दहेज भी लेकर आई है और नौकरी भी करने जाती है। महीने के आखिर में आधे तनख्वाह का पैसा मुझे दे जाती है। बहू हो तो बड़की बहू जैसी। शादी से पहले तुमने कहा था कि मास्टर डिग्री लिया है। तुम्हारे मास्टर डिग्री का क्या फ़ायदा जब 1 रुपये कमा ही नहीं रहे हो? तो इतना सुनकर आशा की आंखों से आंसू टपक करके ज़मीन पर गिरने लगे। रूधे हुए गले से बस इतना ही कह पाई, माँ जी, आज सावन का प्रथम सोमवार था, इसलिए मैंने व्रत रखा हुआ था। सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। आशा के कमरे से बाहर जाते ही निर्मला की सहेली ने कहा, आजकल की बहुओं का यही हाल है, बहानेबाजी करती रहती हैं, घर का कोई काम ना करना पड़े। एक हमारा ज़माना था, सास को एक बार भी टोकने का मौका नहीं देते थे, और आजकल की बहुएं झट से जवाब दे देती हैं। आज आशा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था। उसने मन में सोच लिया था, अब बहुत हो गया, अब वह भी जॉब करेगी। आखिर उसने भी तो इतनी पढ़ाई की थी। आज मेरी जेठानी जॉब करने जाती है तो उनको घर में सब इज्जत से बात करते हैं। शाम होते ही आशा की जेठानी जैसे ही स्कूल से घर आती थी, आशा तुरंत पानी और चाय बनाकर देती थी। आज आशा की जेठानी घर पर आ गई, लेकिन आशा ना पानी और ना ही चाय देने आई। आशा की जेठानी को जब उसकी देवरानी आशा कहीं दिखाई नहीं दी तो वह उसके कमरे के अंदर चली गई। अंदर गई तो देखी आशा अपने बेड पर सोई हुई थी और रो रही है। आशा की जेठानी ने आशा को अपने गोद में लेकर कहा, क्या हो गया बहन, क्यों रो रही है? आशा ने दोपहर की सारी बातें अपनी जेठानी से बता दी कि आप तो जानती हैं भाभी कि मैं पूरे दिन काम करती हूँ, फिर भी सासू माँ ताने मारती रहती हैं। आशा की जेठानी ने कहा, अरे पगली, तू सासू माँ की बातों का बुरा मान गई? वह तो ऐसी ही हैं। मैं भी जब नई नई शादी करके आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और फिर घर में मुझे टाइम ही कहाँ रहता है कि मैं रहूं। मैं तो कहती हूँ तुम भी नौकरी कर लो। मेरे स्कूल में ही एक टीचर का पद खाली है, तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन तुम कहो तो बात करूं। आशा ने एक पल में ही हाँ कह दिया, क्योंकि अब वह
आत्मसम्मान से जीना चाहती थी। आशा की जेठानी ने उसी समय प्रिंसिपल को फ़ोन लगाकर बताया कि मेरी देवरानी है, आप बोले तो कल इंटरव्यू के लिए साथ ही लेकर आ जाऊं। स्कूल की प्रिंसिपल ने हाँ में जवाब दिया। उसके बाद आशा की जेठानी ने आशा से कहा, मैं भी स्कूल के चक्कर में घर के कामों में तुम्हारा हाथ नहीं बटा पाती हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो घर आकर भी स्कूल के बच्चों के पेपर जांच करने होते हैं। तुम तो अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखती हो। शादी करके आई थी तो कितनी कोमल फूल की तरह लगती थी, अब तो ऐसी लगती हो जैसे इस गुलाब के पेड़ में सिर्फ कांटे ही कांटे बच गए हैं। तभी आशा ने कहा, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आज मैं व्रत हूँ, इसलिए ही चेहरा ऐसा लग रहा है और सिर दुख रहा है। देखो भाई, अब कुछ खाओगी नहीं तो सिर तो दुखेगा ही ना। चलो अब जल्दी से बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय बनाकर ला रही हूँ और फिर हम दोनों मिलकर पियेंगे, साथ में सासू माँ को भी पिलाएंगे। फिर देखना तुम्हारा सिरदर्द कैसे चुटकियों में गायब हो जाता है। शादी के बाद आज पहली बार आशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जले हुए घाव पर किसी ने मरहम लगा दिया हो। अगले दिन आशा इंटरव्यू देने गई और स्कूल में उसका सिलेक्शन हो गया। फिर क्या था, उसके बाद वह भी अपनी जेठानी के साथ स्कूल जाने लगी। आशा की जेठानी और आशा दोनों मिलकर सुबह सुबह जल्दी जल्दी घर वालों के लिए नाश्ता बनाते और फिर एक साथ ही स्कूल चले जाते। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर साथ रहने लगी। आशा को भी जितना तनख्वाह मिलता था उसमें से आधे पैसे अपने सास को दे देती थी। अब उसकी सास भी आशा से सही से बात करती थी। दोस्तों, आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। आप अगर किसी और के भरोसे बैठेंगे तो वही लोग आप पर ताने मारेंगे। इसीलिए आत्मनिर्भर बनिए और दूसरे को भी प्रोत्साहित कीजिए।